नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ओम आपकी कक्षा 7 गणित का अध्यापक। इस चैनल पर हम गणित को आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। तो चलो चलते हैं। आज हम प्रश्नावली 4.1 है सरल समीकरण, इसको हल करना सीखेंगे। इसमें है समीकरण, तो समीकरण है उसको हम हल कैसे करेंगे वो चलते हैं। यहाँ एक सवाल दे रखा है, पहला निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो इसमें सारणी है, उसमें पहला कॉलम है, उसमें संख्या है, क्रम संख्या है, सवाल का नंबर डला हुआ है, यहाँ समीकरण लिखा हुआ है, ये चर का मान है और हमें इस स्तंभ में अंतिम स्तंभ है, इसको हमें संतुष्ट करना है। इसमें समीकरण में हमें लिखना है हम इससे संतुष्ट होते हैं या नहीं। ये इसका मान जो दे रखा है ये समीकरण ठीक है या नहीं, इसको हम चेक करेंगे। तो पहला सवाल है x प्लस 3 बराबर 0। इसमें ये x है, ये चर है, चर का जो मान है वो 3 दे रखा है। तो हमें इस सवाल को हल करना है पहले, फिर इसमें हम लिखेंगे कि ये संतुष्ट करता है या संतुष्ट नहीं करता है। तो हम पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं। x प्लस 3 बराबर 0, यह हमारा सवाल दे रखा है, ये x का मान यहाँ 3 दे रखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर 3, ये x का मान है। अब इस समीकरण में हमें x की जगह, x की जो जगह है, x की वैल्यू है वो 3 लिखनी है। कैसे करते हैं, यहाँ x है, इसका मान हमें 1 लिखना है, 1 प्लस का निशान है प्लस 3 बराबर 0। अब हम इस 1 को और 3 को जोड़ते हैं, जब होता है 4 और इधर 0, तो ये पक्ष दोनों पक्ष बराबर थोड़ी बराबर हो गए क्या, LHS बराबर RHS। ये जब दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो जब तो हमारा समीकरण से हम संतुष्ट होते हैं, और जब ये अलग अलग मान आता है दोनों तरफ तो हम इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो यहाँ लिख देंगे इससे संतुष्ट नहीं है हम। बिल्कुल सरल है। अब सेकंड है दूसरा वाला, अब इसमें दे रखा है दूसरा सवाल 2, तो x प्लस 3 बराबर 0, समीकरण वही है x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ चर का मान 0 दे रखा है, यानी कि x बराबर 0, x का मान यहाँ 0 है। फिर इसमें भी x में x की जो जगह है वहां हमें 0 लिखना है, तो यहाँ x की वैल्यू है 0, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, प्लस का निशान, प्लस का निशान, 3 ये 3 और ये बराबर और ये 0। अब हम 0 में 3 को जोड़ते हैं, तो 3 और इधर 0, क्या ये दोनों पक्ष बराबर हो गए क्या, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, ये इधर 3 है इधर 0 है, तो पक्ष दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम इस समीकरण से संतुष्ट नहीं हैं। तो दूसरे में भी हम कह देंगे कि हम इस समीकरण से संतुष्ट नहीं है। अब आगे तीसरा जो सवाल है वो है x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि x प्लस 3 बराबर 0 यही है। इसमें x का मान है माइनस के 3। अब की बार इसमें x का जो मान आ रहा है वो माइनस का 3 आ रहा है। अब हमें इसमें लिखना है, क्या लिखना है, x की जगह हमें लिखना है माइनस का 3, तो इस x की जगह हम लिखेंगे माइनस का 3, प्लस का निशान, प्लस का निशान, फिर ये 3 लिख दी बराबर 0। अब देखो इधर, अब हमारे पास 3 प्लस के हैं 3 माइनस के हैं, यानी कि 3 हमारे पास प्लस के हैं, उसमें से 3 को घटा देते हैं, तो घटाने पर आता है, यानी कि इसको इसमें से घटा दिए तो 0 आ गया, और इसके बाद में इधर दाहिना पक्ष में भी 0 है। अब ये दोनों तरफ देखो समान संख्या आ गई, 0 इधर भी है, तो हम ये LHS बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया, तो ये समीकरण होता
होता है कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, इसमें बराबर हो गया तो हम इस समीकरण से संतुष्ट हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाँ, इस समीकरण से हम संतुष्ट हैं, तो हाँ भी लिख सकते हैं। अब अगला सवाल है, इसको साफ कर देते हैं। अगला सवाल है x माइनस 7 बराबर 1, और यहाँ जो x है चर है वो है 7, तो 7 का मान है, ये x का मान है 7। अब x का मान 7 है तो फिर इसको वैसे ही हल करके देखते हैं। x की जगह हमें लिखना है 7, इस x की जगह लिखना है इसका 7, ये मान है ना, ये लिखेंगे 7 माइनस 7 बराबर 1। 7 में से 7 घटा दिए तो बच गया 0, ये बराबर का निशान आ गया, बराबर के निशान से इधर 1। क्या दोनों पक्ष बराबर हैं? दाहिना पक्ष और बायां पक्ष बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं हम इस समीकरण से संतुष्ट नहीं हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे इस समीकरण से संतुष्ट नहीं है। अगला सवाल है पांचवा सवाल है, उसमें है x माइनस 7 बराबर 1, और यहाँ x का मान दे रखा है 8, यहाँ x का मान दे रखा है 8। तो अब चलो इसको हल करके देखते हैं। x की जगह हमें लिखना है 8, तो ये x है, यहाँ लिखेंगे 8, ये माइनस का निशान, ये 7 बराबर 1। 8 में से 7 को घटा दिए, 8 में से 7 को घटा दिए तो 7 को घटाने के बाद मिला हमारे को 1, और इधर भी 1, दोनों पक्ष बराबर हो गए। दोनों पक्ष बराबर हो गए तो हम कह देंगे कि हम इस समीकरण से संतुष्ट हैं। तो यहाँ आ जाएगा हाँ, इस समीकरण से हम संतुष्ट हैं। अब आगे वाला सवाल है, सवाल छठा है 5x बराबर 25, और इसमें चर का मान है 0, यानी कि x का मान 0 है। अब हम ये देखो यहाँ गुणा हो रहा है, 5 इस x से गुणा हो रहा है, तो हमें भी 5 को इसका जो मान है 0 इससे गुणा करना पड़ेगा, बराबर 25। 5 को हम अब 0 से गुणा करते हैं तो यहाँ आ गया 0, और इधर आ गया 25। तो इस समीकरण के अंदर दोनों पक्ष बराबर नहीं है, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं, तो हम कह सकते हैं इस समीकरण से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे इस समीकरण से संतुष्ट नहीं है। आगे वाला सवाल है 5x बराबर 25, 5x बराबर 25, इसमें चर का मान दे रखा है 5, इसमें चर का मान दे रखा है 5। तो इसको हल करते हैं। 5 यहाँ गुणा हो रहा है, x गुणा करेंगे, इसके मान का कितना है, मान 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे। 5 को 5 से गुणा करें, 5 25, इधर 25 आ गया, इधर भी 25 आ गया। दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं, तो हम इसमें लिख देंगे हम इस समीकरण से संतुष्ट हैं। अब आगे वाला सवाल है, वो है 5x बराबर 25, 5x बराबर 25 और x का मान है वो है माइनस का 5। अब इसको हल करके देखते हैं। 5 गुणा करेंगे इसको माइनस के 5 से, बराबर ये 25 है, ये 25 ऐसे कैसे आ गया।
पचम 25, लेकिन ये आए माइनस का, ये माइनस के 5 को 5 से गुणा करें तो माइनस के 25 बराबर 25। ये दोनों समान संख्याएं हैं क्या? इधर देखो ये माइनस है ये प्लस है, बराबर नहीं है, ये दोनों पक्ष समान नहीं है, तो हम कह देंगे कि इस समीकरण से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो यहाँ लिखेंगे इस समीकरण से हम संतुष्ट नहीं हैं। अब आगे वाला है सवाल, 9वां सवाल है m बटा 3 बराबर 2, और इसमें जो चर है m उसका मान है माइनस का 6। अब इसको हल करके देखते हैं। m की जगह हमें लिखना है माइनस का 6 बटा 3 बराबर 2। 6 में 3 का भाग देंगे तो भाग में 3 का भाग है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस के 2 बार। क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं? इधर माइनस का आ रहा है तो इधर प्लस का है, दोनों पक्ष समान नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये इस समीकरण से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। आगे वाला सवाल है m बटा 3 बराबर 2, और m का जो मान है वो है 0। m बटा 3 बराबर 2, m का मान है 0। अब हम m का मान 0, m की जगह 0 लिखेंगे, m की जगह 0 बटा 3 बराबर 2। ऐसे कैसे लिख दिए? इसकी जगह 0 लिख दिए। अब इसका भाग इसमें दिया तो 0 बराबर 2। अब ये दोनों पक्ष बराबर हैं क्या? ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे इस समीकरण से हम संतुष्ट नहीं है, ये समीकरण का हल नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। अब आगे का सवाल आ गया 11वां, m बटा 3 बराबर 2, और m का जो मान है वो है वो m का मान है 6। ये लो जी 6, इसको भी हल करेंगे। m की जगह हमें लिखना है 6, यहाँ m है यहाँ 6 लिख दिया, 6 बटा 3 बराबर 2। 6 में 3 का भाग देते हैं तो 2 बार गया, इधर 2 बराबर 2, दोनों पक्ष बराबर है, तो हम लिख देंगे हम इस समीकरण से संतुष्ट हैं। हाँ, ये हमारा सवाल, जो पहला सवाल जो क्वेश्चन है वो पूरा हल हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे दूसरा। हाँ, दूसरा सवाल है प्रश्न नंबर 2, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण
संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं है। इसमें देख जांच करना है, जांच कीजिए कि कोष्ठक में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं है। हमें यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, उसको सोल्व करना है। जैसे कि यहाँ पहला दे दिया सवाल ए है, उसमें लिख दिया n + 5 बराबर 19। अभी इसमें जो चर है यहाँ दे दिया भाई n की जगह हमें 1 लिखना है, n की वैल्यू है 1। अब इसको हमें सोल्व करना है, यह सवाल सही है या नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम n की जगह 1 लिखेंगे। n की जो वैल्यू है वो 1 है, इस चर का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ n की जगह लिखेंगे 1 + 5 बराबर 19। अब हम इसको 1 में 5 को जोड़ देंगे तो कितने हो गए 6। ये 6 हो गए, इधर हो गया 19। क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं? ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे कि इस समीकरण का ये हल नहीं है, ये समीकरण का हल नहीं है। यह समीकरण का हल नहीं है, ये समीकरण का हल नहीं है। अब आगे जो दूसरा सवाल है बी हम यहां कर लेते हैं। बी है, उसमें है 7n + 5 बराबर 19, और इसमें n का जो मान है वो माइनस का 2 है। n बराबर माइनस के 2, इसके मान को हम रखेंगे। कर लेते हैं n है जो इस 7 से n गुणा हो रहा है, तो हम 7 को इसका जो मान है माइनस का 2 उससे गुणा कर देंगे, +5 बराबर 19। 7 को 2 से गुणा करें तो 7 दूनी 14, और ये माइनस का है तो 7 14 भी माइनस के आ गए, +5 बराबर 19। अब माइनस की बड़ी संख्या ज्यादा है और प्लस की कम है, 14 में से हम 5 को घटा देंगे। 14 में से 5 को घटाए तो आ गए माइनस के 9 बराबर इधर 19। दोनों पक्ष समान है क्या? दोनों पक्ष समान नहीं है, तो हम लिख देंगे यह समीकरण का हल नहीं है। यह समीकरण का हल नहीं है। ये उत्तर हो गया इसका, ये समीकरण का हल नहीं है। अब अगला सवाल है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन को भी साफ कर देते हैं। सी है 7n + 5 बराबर 19, और इसमें n का जो मान है वह है n बराबर 2। इसको हल कर लेते हैं। n का मान 2 है, यानी कि इस n की जगह हमें 2 लिखना है। यहाँ 7n से गुणा हो रहा है तो हम 7 को इसके मान से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा हो गया, +5 बराबर 19। 7 को 2 से गुणा करें, 7 दूनी 14, प्लस ये प्लस का निशान, ये 5, ये बराबर ये 19।
के अंदर हम 5 को जोड़ेंगे तो हो गए 19 बराबर 19। दोनों पक्ष बराबर हो गए, दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसका मतलब ये समीकरण सही है, ये समीकरण सही है, समीकरण का हल है। समीकरण का हल है, यह समीकरण का हल है। बस ये उत्तर हो गया इसका। आगे वाला सवाल है डी। डी में है 4p माइनस 3 बराबर 13 और यहां ब्रैकेट में p का मान दे रखा है 1। p का मान 1 दे रखा है। चार गुणा हो रहा है p से, हमें p के मान से इसको गुणा करना है। 4 गुणा 1, p की जगह 1 लिख दिए, इसका मान -3 बराबर 13। 4 को 1 से गुणा करें, 4 एकम 4 -3 बराबर 13। 4 में से 3 को घटा दिया 1 बराबर इधर 13। दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे इस समीकरण से हम संतुष्ट नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है। यह समीकरण का हल नहीं है, ये समीकरण का हल नहीं है। अब अगला सवाल है, उसको कर लेते हैं। अब आ गया ई। 4p माइनस 3 बराबर 13। यहां p का मान है -4, p बराबर -4। अब इसको हल कर लेते हैं। यहां p का मान -4 दे रखा है, गुणा हो रहा है p 4 से, तो 4 गुणा -4, ये माइनस ये 3, ये -3 ऐसे कैसे आ गया, ये 13 है ऐसे कैसे आ गया। 4 को -4 से गुणा करें तो 4 चौक 16, लेकिन आए उत्तर -3 ऐसे कैसे आ गया, बराबर 13। अब हम इनको जोड़ लेंगे, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, जुड़ गए, यानी कि ये 19 माइनस के 19 हो गया बराबर 13। दोनों पक्ष समान नहीं है, इसलिए कह सकते हैं ये समीकरण का हल नहीं है। यह समीकरण का हल नहीं है, ये समीकरण का हल नहीं है। अब हम आगे वाला करेंगे एफ। एफ है 4p माइनस 3 बराबर 13 और जो p है उसका मान है 0। p का मान इसमें है 0। p 4 से गुणा हो रहा है, तो 4 गुणा इसका मान है 0, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। ये -3 ऐसे कैसे लिख देंगे, बराबर ये 13 ऐसे कैसे। 4 को 0 से गुणा करें 0, -3 ऐसे कैसे आ गए, 13 ऐसे कैसे। 0 में से इस माइनस के 3 को घटाया तो माइनस का 3 इधर 13, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह समीकरण हल नहीं है। यह समीकरण का हल नहीं है।
ये एच भी कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल करते हैं। सवाल है, तीसरा क्वेश्चन आ गया। प्रश्न नंबर 3, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। भूल विधि से हमें इन सवालों को हल करना है। यहां पहला सवाल दे रखा है 5p + 2 बराबर 7, और दूसरा सवाल भी हम साथ में ही कर लेते हैं। ये दूसरा सवाल है, उसमें दे रखा है 3m - 14 बराबर 4। ये सवाल दे रखे हैं, हमें इनको भूल विधि से करना है कि हमें मालूम नहीं है कि इसका मान क्या रखें, ऐसे भूल विधि से करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इस p का, ये चर है, यहाँ हम लिख देंगे p बराबर कितना माने, p बराबर कुछ भी मान सकते हैं। चलो p बराबर हम 1 लिख लेते हैं, p का मान 1 लिख के इसको हल करते हैं। अब p का मान 1 रख के करते हैं। 5 p से गुणा हो रहा है, 5 गुणा p यानी कि 1 + 2 बराबर 7। 5 को 1 से गुणा करें तो 5 से कम 5, इसमें 2 को जोड़ेंगे बराबर 7। बराबर 7। अरे गलत हो गया। 5p + 2 बराबर 17। इसको हल करेंगे। p बराबर p का मान 1 रखने पर, p का मान 1 रखने पर समीकरण में इसका मान ये रखेंगे। 5 गुणा हो रहा है, गुणा 1 यानी कि 1 बराबर 1 + 2 बराबर 17। ये 17 आ गए। 5 को 1 से गुणा करें तो 5 से कम 5 + 2 बराबर 17। अब आगे हल करते हैं। 5 में 2 को जोड़ दिए, 7 बराबर 17। दोनों पक्ष बराबर नहीं है, यानी कि ये उत्तर तो नहीं हो सकता। p मान रखे, ये नहीं हो सकता। यह समीकरण हल नहीं है। ये समीकरण हल नहीं है। अब फिर हम p की जगह हम p का जो मान है, अब p का मान हम 2 रखते हैं। p का मान 2 रखने पर p का जो मान है, अब इस p का मान हम यहाँ 1 रखे थे, बराबर नहीं हुआ। अब इसका मान 2 रख के देखते हैं।
तो 2 रख के देखते हैं। तो 5 5 गुणा p यानी कि हम 2 रखे हैं तो 2 से गुणा करेंगे प्लस 2 बराबर 17। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 को 2 से गुणा करें 10 प्लस 2 बराबर 17। 5 और 2 कितने हो गए 12 और इधर हो गए 17। ये दोनों भी दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो ये यहाँ पर भी ये p रखे थे हम 2 तो ये मान भी सही नहीं है। यह है समीकरण का हल नहीं है। अब हम क्या करेंगे आगे और 3 रख लेते हैं p का मान। तो यहां हम लिखेंगे p बराबर 3 रखने पर समीकरण में हम p का मान 3 रखते हैं। तो यहां 5 है गुणा हो रहा है p से यानी कि अब 3 से गुणा करेंगे प्लस 2 बराबर 17। 5 को 3 से गुणा करें 5 से 15 प्लस 2 बराबर 17। 15 में 2 को हम जोड़ देते हैं हो गया 17 और इधर भी 17 यानी कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों पक्ष बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं ये समीकरण है LHS बराबर RHS। फिर अतः ये समीकरण हल है। ये समीकरण का हल है। यह है समीकरण का हल है। अतः क्या है क्या रखे a बराबर 3 उत्तर हमारा सही है। ये इसका आंसर आ गया। इस समीकरण में हम p बराबर 3 रखेंगे वो इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगला सवाल है वो करते हैं। ये पहला सवाल था इसका। अब दूसरा सवाल करते हैं इसका। दूसरा सवाल है 3m माइनस 14 बराबर 4। अब हमें इसमें वही भूल विधि से निकालना है सब। इसको हल करना है। हम क्या करते हैं 4 है 4 से बड़ी संख्या लिखते हैं। 3 2 तो क्या लिखेंगे 5 लिखते हैं। हम p का m का मान 5 रख के देखें। m बराबर 5 रखने पर इसका मान हम 5 रख कर देखते हैं समीकरण में। m ये 3 गुणा हो रहा है m से। यहां m का मान है 5 हम 5 रखे तो ये 5 माइनस 14 बराबर 4। 5 से 15 माइनस 14 बराबर 4। 15 में से 14 घटाते 1 बच गया। इधर 4 तो ये तो बराबर पक्ष हुए ही नहीं। तो ये समीकरण से हम संतुष्ट नहीं है। यानी कि इससे हम संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं भाई इस समीकरण से हम संतुष्ट नहीं है। ये समीकरण का हल नहीं है। यह है समीकरण का हल नहीं है। तो अब क्या करें। अब m का मान है 5 रख लिए। अब m का मान 6 रख के देख लेते हैं। तो यहां लिख देंगे m बराबर 6 रखने पर समीकरण में m बराबर 6 रखेंगे। अब ये समीकरण है इसके अंदर हम 6 मान लिख दिए m यानी कि 3
गुणा, अब m की जगह हम 6 रखे हैं तो हम यहाँ 6 लिख दिए, 6 माइनस 14 बराबर 4। 3 को 6 से गुणा करें 36 18 माइनस 14 बराबर 4। 18 में से 14 घटा दिए 4 बच गए और ये बराबर इधर 4, दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं, यानी कि LHS बराबर RHS। अतः PM बराबर, अतः M बराबर 6 उत्तर सही है। ये इसका सही ये समीकरण का हल हो सकता है। यह समीकरण का हल है, यह समीकरण का हल है। m बराबर 6 इसमें आंसर आ जाएंगे। अब हम सवाल अगला चौथा सवाल है उसको हम सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्या निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। जैसे कि इसमें दे रखा है हमें उसका समीकरण बनाना है। ये कह रहा है क्वेश्चन पहला है संख्याओं x और 4 का योग 9 है। अब इसको हमें वैसे समीकरण बना के इसका लिखना है। ये कह रहा है कि संख्या यानी कि x है, x और 4 का योग 9 है, तो हम इसको हल कर रहे हैं। भाई ये कह रहा है x, तो हम x में 4 का योग यानी कि इसको 4 को जोड़ दो, इनका जोड़ योग बराबर 9 होता है, तो ये इसके उत्तर हो गए। मतलब x में 4 को x में 4 जोड़ने पर 9 हमारे को योग मिलता है। ये हो गया। ऐसे ही अब है दूसरा सवाल, y में से 2 घटाने पर y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। सवाल करें, y में से 8 घटाएंगे यानी कि y है उसमें से माइनस 2 घटा दिए, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। y में से 2 घटाने पर हमें उत्तर मिलते हैं 8। ये समीकरण होगा, बिल्कुल सरल है। आगे वाला है तीसरा, a का 10 गुणा 70 है।
ये कह रहा है एक का 10 गुना, एक को 10 से गुणा करें तो हमें 70 मिलता है। तो हम यहां लिख देंगे, पहले 10 लिख देंगे और फिर ए 10 ए 10 का ए का 10 गुणा हो गया बराबर 70 है, प्राप्त होता है। ए को 10 से गुणा करें तो हमारे को 70 प्राप्त होता है। अब अगला है चौथा सवाल। जगह नहीं है। चौथा है संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। 6 प्राप्त होता है। ये कह रहा है b एक संख्या है जिसमें हम 5 का भाग देते हैं तो हमारे को उत्तर मिलते हैं 6। तो इसको लिखेंगे, ये लो जी b, इसमें 5 का भाग देते हैं, ये 5 का भाग देते हैं तो हमारे को मिलता है उत्तर 6। तो 6 प्राप्त होता है। तो ये इसका समीकरण हो गया। b बटा 5 बराबर 6 इसका समीकरण हो गया। अब आगे का करते हैं पांचवा। t का 3 चौथाई 3 चौथाई 15 है, मतलब 3 का t का 3 चौथाई। तो हम लिखेंगे 3 चौथाई 3/4 गुणा t, यानी कि t का 3 चौथाई बराबर 15 है। ये इसके उत्तर होंगे। मतलब t का 3 चौथाई भाग यानी कि हिस्सा 15 होता है। ये इसका उत्तर हो गया। बिल्कुल सरल है। अब आ गया छठा सवाल। m का 7 गुना, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। m का 7 गुना, यानी m का 7 गुना, तो हम लिखेंगे m का 7 गुना, यानी कि m को 7 से गुणा करेंगे तो m को हमें 7 से गुणा करेंगे। तो हम पहले 7 और फिर m का 7 गुना, m को 7 से गुणा कर दिए, m का 7 से गुणा और 7 का योगफल, यानी कि ये गुणा हो गया और इसमें 7 जोड़ दो। m का 7 गुणा और उसमें 7 को जोड़ देते हैं, योगफल आपको देता है 77। तो ये इसके 77 प्राप्त हो गए। ये इसका उत्तर हो गया। m का 7 गुणा उसमें 7 को योगफल करके जोड़ दिए तो हमारे को 77 प्राप्त हो गया। ये हमारा छठा हो गया। अब हमें आगे का करना है सातवां। एक संख्या
x की चौथाई, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। ये कह रहा है एक संख्या x है एक संख्या जिसका है हमें चौथाई भाग, यानी कि 1/4 1/4 x की, यानी कि x का 1/4 भाग ऋण यानी कि घटाने पर 4 घटाते हैं, 4 घटाने से आपको मिलता है 4, तो ये 4 प्राप्त हो गए। x के 1/4 भाग में से 4 घटाने पर हमें 4 प्राप्त होता है, ये इसका उत्तर हो गया। अब आगे 8वां हो गया, यदि आप y के 6 गुणे में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। यदि आप y के 6 गुणे में से, यानी कि कह रहा है ये कि आप y के 6 गुणे में से, तो ये तो y का 6 गुणा, y का 6 गुणे में से 6 घटाने पर, ये तो 6 घटा दिए, 6 घटाने पर आपको 60 मिलता है, बराबर 60। y के 6 गुणे में से 6 घटाने पर हमारे को 60 प्राप्त होता है, ये इसका उत्तर हो गया। अब हम करेंगे आगे 9वां, यदि आप z के 1/3 यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होता है। यदि आप z के 1/3 में, यानी कि ये कह रहा है कि 1/3 यानी कि 1/3, इसमें से z गुणा z के 1/3 में 3 जोड़े यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 जोड़े, तो आपको 30 प्राप्त होता है, बराबर 30 प्राप्त होता है। हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे ना z को, तो ये हो जाएगा z/3 प्लस 3 बराबर 60 उत्तर, ये 30 उत्तर, ये ऐसे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ऐसे इसका ये हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। अब इसको हमें सामान्य रूप में लिखना है। समीकरण दे रखा है, पहला है p + 4 = 15। बिल्कुल सरल है। p में देखो ये कह रहा है p में हमें 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं, या हम लिख सकते हैं p में 4 का योग, p में 4 का योग 15 योगफल से 15 प्राप्त होते हैं। तो लिखेंगे p और 4 का योगफल 15 प्राप्त होता है। बस ये उत्तर हो गया। दूसरा है m - 7 = 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा m में से 7 घटाने पर, m में से 7 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 3। m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। बिल्कुल सरल है, 3 प्राप्त होता है। इसमें जैसे लिखा जाता है उसको वैसे ही बोला जाता है। 2m = 7, यानी कि m का दुगुना, m का 2 गुना 7 होता है। m का 2 गुना 7 होता है, या 7 प्राप्त होता है। n का दुगुना 7 प्राप्त होता है, ये भी लिख सकते हैं। आगे है चौथा, m/5 = 3। इसका हो जाएगा m में 5 का भाग देने पर, m में 5 का भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 3 पर भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है। 5वां है, यही कर लेते हैं इसको। 5वां है 3m बटा 5 बराबर 6। तो इसको लिखेंगे 3 m का तिगुना, m का 3 गुना, m का 3 गुना में, यहां भाग देने इसका में
5 का भाग देने पर 5 का भाग देने पर कितने मिल रहे हैं? देने पर 6 प्राप्त होता है। ये इसका आंसर हो गया। अब आ गया छठा। 3 पे प्लस 4 बराबर 25। तो इसमें हम ये गुणा हो रहा है ना यहाँ, तो p का 3 गुना, p का 3 गुना, p का 3 गुना में, ये देखो जोड़ रहे हैं ना, में 4 जोड़ा जाए, तो कितने प्राप्त हो रहे हैं? 25। तो 25 प्राप्त होते हैं। 3 p का 3 गुना में 4 का योगफल 25 प्राप्त होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आगे 7वां। 4 पे माइनस 2 बराबर 18। p का 4 गुना, p का 4 गुना हो रहा है, p का 4 गुना में 2 घटाने पर, 2 घटा रहे हैं, 2 घटाने पर कितने प्राप्त हो रहे हैं? 18 प्राप्त होते हैं। 18 प्राप्त होते हैं। इसको घटाने से हमें 18 प्राप्त होते हैं। अब हम करेंगे 8वां। 8वां है p बटा 2 प्लस 2 बराबर 8। हम ये भी लिख सकते हैं, बटा में 2 है, इसका मतलब इसका आधा हो गया, तो हम लिख सकते हैं p का आधा, या p में 2 का भाग देने पर, p का आधा या p में 2 का भाग देने पर, तो हम लिख देंगे p का आधा। p का आधे में, p के आधे में 2 जोड़ने पर कितने मिल रहे हैं? 8 प्राप्त होता है। p में 2 का भाग देते हैं, या p में p का आधा, इसका मतलब भाग देंगे तो आधा हो जाएगा इसका, इसलिए p का आधा, बटा में 2 है तो इसका भाग देंगे तो आधा हो जाता है, तो p का आधा हो गया। p का आधे में 2 को जोड़ने पर 8 हमारे को मिलते हैं। ये सवाल अपना 5वां हो गया। अब 6ठा सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर है 6। निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण है।
बनाइए। यहां हमें समीकरण बनाना है। जैसे कि यहां है पहला, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुना, उनके 5 गुने 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमीत के कंचों की संख्या, m लीजिए। सवाल है, इरफान कहता है कि उसके पास, परमजीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक हैं, और इरफान के पास कुल कंचे हैं 37। तो इसको हमें समीकरण के रूप में लिखना है। अब परमीत के पास कंचे हैं, वो उनकी संख्या m मान लेते हैं, तो यहां लिखेंगे m मान लिया, परमीत माना कि ऐसे लिखेंगे, इसमें माना के परमीत के पास कंचे हैं बराबर m है परमीत के पास। तो हम अब इस इरफान के पास कितने हैं वो निकालेंगे। तो हम प्रश्न के हो गया, इसलिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है उस पे चलते हैं भाई। इरफान के पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने, यानी कि इसके पास m है तो उसके पास 5 गुने, m का 5 गुना, m के 5 गुने से 7 अधिक, यानी कि इस 5 गुने से 7 और अधिक, और ज्यादा है, और अधिक है। परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुना से 7 ज्यादा, यानी कि 7 और जोड़ दो तो हो जाते हैं कितने, इसके पास कुल कितने हैं 37। तो यह बन गया समीकरण, ये इसका उत्तर हो गया, ये इसके पास है, ये समीकरण हो गया। आगे वाला है दूसरा है लक्ष्मी के पिता की आयु
49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उसके लड़के की आयु उसके लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष अधिक है। अब यहां पे दे रखा है लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। सवाल है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष, उसकी लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु अभी दे रखा है कि लक्ष्मी की आयु को हम y वर्ष मान लेते हैं। तो समीकरण कैसे बनेगा? तो ये बनेगा समीकरण में कैसे बनेगा? ये कह रहा है कि लक्ष्मी की आयु y वर्ष है। ऐसे मान लो लक्ष्मी की आयु y वर्ष है। पिता की आयु कितनी है? 49 है। इसकी लड़की की आयु के 3 गुने से, यानी कि उसकी लड़की की आयु से 3 गुने, 3 को गुणा कर दिए y से 4 वर्ष अधिक है। यानी कि इसमें फिर 4 को और जोड़ दो, 4 वर्ष अधिक हो गए, 4 वर्ष अधिक है। और उसकी आयु कितनी है? लड़की के लक्ष्मी के पिता की आयु 49। तो ये समीकरण बन गया, बिल्कुल सरल है। अब आगे का सवाल है, चौथा सवाल है, तीसरा। तीसरा सवाल है, अध्यापिका कहती है, अध्यापिका कहती है, तीसरा है अध्यापिका बताती है कि, क्या बताती है? कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। प्राप्त
किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। न्यूनतम अंक न्यूनतम अंक प्राप्त किए गए अंकों को LVGE। हाँ, अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना है। न्यूनतम अंक जितने भी हैं, न्यूनतम अंक जैसे कि दे रखा है L, तो L का दुगना है। दुगने में 7 धन यानी कि 7 को और जोड़ते हैं तो अधिकतम अंक जो है वो 87 प्राप्त होते हैं। तो इसको लिखना है कैसे समीकरण में, जैसे कि कह रहा है L है, माने कि न्यूनतम अंक L है, तो L न्यूनतम अंक है, तो हम इसको हल करते हैं। ये कह रहा है कि न्यूनतम अंक का दुगना, बताती थी कक्षा में विद्यार्थी द्वारा अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना, न्यूनतम यानी कि L का दुगना, L का दुगना, न्यूनतम अंक का दुगना, धन मतलब कि जोड़, ऐड 7, इसको योग इसमें यानी कि न्यूनतम अंक का दुगने में 7 जोड़ते हैं तो हमारे को अधिकतम अंक है 87 प्राप्त होते हैं। ये समीकरण बन गया। अब अगला है चौथा सवाल। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण D डिग्री है, D डिग्री है, याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसको हल करना है। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। मान लीजिए त्रिभुज ये प्रत्येक आधार कोण D है, तो याद रखिए त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग होता है 180। अब माना कि हम इसका एक आधार कोण बता दिया ना, आधार कोण डी है, तो लिखेंगे आधार कोण बराबर बी डिग्री। आधार कोण बी डिग्री है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो एक बी डिग्री एक कोण, दूसरा कोण ये बी डिग्री, ये तो आधार कोण हो गए। शीर्ष कोण इनका दुगुना हो गया, शीर्ष कोण इनका दुगुना यानी कि 1 2, तो ये 2 डिग्री डबल हो गया, बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 बी हो गया, 4 बी ये डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये समीकरण सॉल्व हो गया, ये अभिष्ट समीकरण है, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, इसके आंसर भी निकाल सकते हैं वैसे तो, लेकिन अब आंसर नहीं इसका, अभी हमें समीकरण ही तो बनाना है, तो लिख सकते हैं ये है अभिष्ट समीकरण है, ये समीकरण है समीकरण। हाँ बच्चों, ये प्रश्नावली आपके 4.1 पूरी हो गई। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।